जैसे चूंकि आप बीएड कर रहे हैं तो आप टीचर बनेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमको क्षेत्रीय भाषा जानना क्यों आवश्यक है, या बच्चों को क्षेत्रीय भाषा जानना क्यों आवश्यक है। एक तो आप टेट लिखेंगे तो वहाँ 30 नंबर का आपको क्षेत्रीय भाषा का क्वेश्चन पूछेगा। अब कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करेंगे, जैसे आप अगर कि बिलोंग करते हैं सपोज कीजिए रांची से, तो यहाँ पे आपको नागपुरी जानना होगा। यहाँ पे आपको संथाली का प्रभाव नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको नागपुरी जानना होगा। उसी तरह से अगर कि हम बात करते हैं कि आप अगर कि पलामू, गढ़वा, लातेहार से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ का क्षेत्रीय लैंग्वेज मगही, भोजपुरी, ये सब लैंग्वेज आपको जानना होगा। तो एक तो ये आवश्यक हो गया। दूसरा, आप उस क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ के बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में जो शिक्षा दी जा रही है, वो बच्चा अगर कि हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं, वो इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको अपने क्षेत्रीयता के रूप में उनको जो भाषा में आप एजुकेशन, जैसे आप इस गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे हम क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं। एक और आपको हम यहाँ पे जानकारी देना चाहेंगे कि जब आप क्षेत्रीय भाषा का बात आता है तो कभी आप जेपीएससी का सिलेबस एक बार उठा के देखिएगा। जेपीएससी के सिलेबस में जो क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख किया गया है, क्षेत्रीय भाषा का जो उल्लेख किया गया है, सारे भाषा का क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, और उस भाषा का मेरिट बनता है। जैसे हम थोड़ा सा बस यहाँ पे बताना चाहेंगे कि क्षेत्रीय भाषा का यूज कैसे है, या झारखंड में कैसे इसका यूज किया गया है। तो सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि जेपीएससी का जब आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा आपको क्लियर होगा। हम थोड़ा सा उसमें आपको फोकस कर सकते हैं कि जेपीएससी में कौन कौन से क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे हम तो चूँकि आप टीचर बनने जा रहे हैं और सिलेबस आपको क्लास वगैरह में बताया भी गया है, बहुत बार हम बताए भी हैं, तो यहाँ पे हम जैसे बात करते हैं कि कौन कौन सी भाषा आप क्षेत्रीय भाषा की और उसका मेरिट बनता है। ऐसा नहीं है कि उस भाषा को आप ऐसे कर सकते हैं, वो लगभग 150 का क्वेश्चन होता है जिसका मेरिट बनता है। आप उस भाषा का भी लिस्ट आप देख लीजिएगा कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। जैसे संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, संथाली, उसके बाद पंचपरगनिया, उसके बाद आपका नागपुरी, मुंडारी, कुड़ुक, खोरठा, अंगिका, खड़िया, उसके बाद आप कह सकते हैं हो, उसके बाद उड़िया। ये सारे भाषा आपको रीजनल लैंग्वेज में जेपीएससी के पेपर में 150 मार्क्स का आते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ क्षेत्रीय भाषा का भी प्रभाव है। आप टीचर के रूप में क्षेत्रीय भाषा देने जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको 30 नंबर का क्वेश्चन, तो हमको क्षेत्रीय भाषा इसलिए जानना आवश्यक है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे रांची में आप रहते हैं तो रांची में से नागपुरी, आप जानते हैं नागपुरी बोली जाती है। कैसे नागपुरी बोली जाती है इसका कोई एग्जाम्पल हम जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग के सामने बताना चाहेंगे कि नागपुरी भाषा कैसे बोली जाती है। जैसे कोई अगर कि आपके पास आता है और आप हिंदी में उसको बोलते हैं कि आप आए हो तो आओ बैठो, तो इसका एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हैं कखन एले, एले तो बैठ, मतलब आप कब आए हो और आए हो तो बैठो। तो ये भाषा का मतलब अपना प्रभाव होता है, और कहने का मतलब कि ये क्षेत्रीय लैंग्वेज आज आप देखेंगे तो क्षेत्रीय लैंग्वेज से वहाँ के लोकल क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। इस तरह से हम क्षेत्रीय भाषा, अब यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। 3 लैंग्वेज फार्मूला को थोड़ा सा आप क्लियर कीजिएगा। जैसे एक तो मेरा ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, एक रीजनल लैंग्वेज हो गया, और एक ऑफिशियल लैंग्वेज, एक रीजनल लैंग्वेज, और एक आपका ये इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसमें किसी को अगर कि कुछ भी पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमको
इस बात पे बताइएगा कि सर इसमें हमको समझ में नहीं आया, हम इसको फिर से फोकस करने का कोशिश करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं जो आपको पिछले वीडियो में बताया गया, पिछले वीडियो का लिंक भी आपको दिया गया, आप उसमें भी देख सकते हैं कि क्षेत्रीय भाषा का संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। तो इस तरह से हम जब बात करते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला में, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, वो आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है कि आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राज्य भाषा का उल्लेख किया गया है। हर एक आर्टिकल्स को अलग अलग करके बताया गया है, हर एक आर्टिकल्स को अलग अलग करके बताया गया कि उसमें कौन से आर्टिकल में किसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे उसी तरह से जब हम क्षेत्रीय लैंग्वेज का बात करते हैं, उसी तरह से जब हम क्षेत्रीय लैंग्वेज का बात किए या राजकीय भाषा का, तभी हम हर एक स्टेट का राजकीय भाषा के बारे में भी हम बात किए कि किस स्टेट का कौन सा राजकीय भाषा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप जम्मू कश्मीर, ऐसा कोई स्टेट आपसे नहीं छूटा होगा कि आप जिसमें राजकीय भाषा के बारे में वर्णन नहीं किया गया है, और इसको आप फोकस करके पढ़ के और इसको आप लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। इसमें जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे और समझ सकते हैं, हम अभी स्टेट को आप देखेंगे कि 4 भागों में बांटे, हम रिवीजन के तौर पे बात कर रहे हैं। स्टेट पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टेट को 4 भागों में बांट दिए। एक आपका नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, मतलब यहाँ कहने का मतलब उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी भारत। तो और एक आप अपने से भी जोड़ सकते हैं यहाँ पे कि मध्य भारत, जिसको मध्य में मतलब मिडिल में बोला जाता है। तो यहाँ पे हर एक स्टेट को आप अलग अलग उनका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, उनका स्टेट लैंग्वेज क्या है, उनका रीजनल लैंग्वेज क्या है, आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं, एक बार फिर से हम फोकस करते हैं कि संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जो 22 भाषा का उल्लेख किया गया है वो आपको बताया गया है कौन कौन से भाषा का उल्लेख किया गया है। उसके बाद हर राज्य का अपना अपना क्षेत्रीय भाषा, या जिसको हम राजकीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा के रूप में जोड़ सकते हैं। राजकीय भाषा में आप बात करते हैं तो जैसे करीब करीब उत्तर भारत में देखेंगे तो हिंदी को मान्यता है, और उसके क्षेत्रीय भाषा में हर एक स्टेट का अपना अपना क्षेत्रीय भाषा का बात किया गया है। तो जैसे जम्मू कश्मीर का जब बात आता है, जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी, डोंगरी और हिंदी। जो जम्मू कश्मीर के लोग रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोग रहने वाले हैं वहाँ पे कश्मीरी, डोंगरी और वो हिंदी जानते हैं, या उनका एक राजकीय भाषा हो गया। उसी तरह से जब हम हिमाचल प्रदेश का बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी, एक तो राजकीय भाषा के रूप में हम हिंदी का, लेकिन वहाँ पे जो क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है जैसे पंजाबी हो गया, नेपाली हो गया, वो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है। उसी तरह से हम बात करेंगे हरियाणा का हो गया हिंदी, पंजाबी और उर्दू। उसी तरह से आप पंजाब का जब बात करेंगे तो पंजाबी और हिंदी। आप ऊपर से देखिएगा नॉर्थ इंडिया का भी, उत्तर भारत का बात हो रहा है। उसके बाद जब आप बात करेंगे उत्तराखंड का, चूंकि आपको ये चीज़ पता है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग बना एक प्रदेश है, तो चूंकि यहाँ हिंदी, उर्दू, पंजाबी और नेपाली क्षेत्रीय भाषा के रूप में है। उसी तरह से जब दिल्ली, और देखिए एक दिल्ली को भी हम थोड़ा बाद में इसको समझेंगे, दिल्ली को आप छोड़ दिए, उसके बाद आप आएंगे तो उत्तर प्रदेश में हिंदी, उर्दू। उसी तरह से थोड़ा सा आप मध्य भारत में आएंगे, मध्य प्रदेश में तो हिंदी, मराठी, उर्दू। उसी के तरह जस्ट नीचे आप छत्तीसगढ़, चूंकि मध्य प्रदेश से बना
एक प्रदेश है छत्तीसगढ़, तो उसका आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ी हिंदी, राजस्थान का हिंदी, पंजाबी और उर्दू। उसी तरह से आपका गुजरात का गुजराती हिंदी, गुजराती हिंदी, और आप कह सकते हैं गुजराती हिंदी। उसके बाद हम फिर बात करते हैं, ये आपका हो गया गुजरात। उसके बाद आप महाराष्ट्र का बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन से भाषा का उल्लेख किया गया है। सॉरी, अभी हम गुजरात का बात कर रहे थे। गुजरात में गुजराती, हिंदी, सिंधी, मराठी और उर्दू। उसी तरह से आपका महाराष्ट्र में मराठी, हिंदी, उर्दू और गुजराती, ये हो गया आपका। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वोत्तर का। पूर्वोत्तर में कौन कौन से स्टेट हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ये पूर्वोत्तर में है। यहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश का हम बात करते हैं तो बंगाली, नेपाली, हिंदी और आपका उसके बाद असमिया भी बोला जाता है। उसी तरह से सिक्किम में नेपाली, हिंदी, बंगाली, और त्रिपुरा में बंगाली, हिंदी, मेघालय में बंगाली, हिंदी और नेपाली। उसके बाद मणिपुर में मणिपुरी, नेपाली, हिंदी और बंगाली, और उड़ीसा में उड़िया, हिंदी, आपका उर्दू, गुजराती। उसके बाद आप बात करते हैं गोवा में कोंकणी, मराठी, हिंदी, दमनदीप गुजराती, हिंदी, मराठी। उसके बाद आंध्र प्रदेश में तेलुगु, हिंदी, उर्दू, तमिल। एक और आपका नया स्टेट जो बना है तेलंगाना में तेलंगाना, हिंदी, तेलुगु। उसी तरह से आप पांडिचेरी में आप आएंगे तमिल, तेलुगु, अंडमान निकोबार में बंगाली, हिंदी, तमिल। तो ये हमारे ऑल ओवर इंडिया के राजकीय भाषा का और उसके साथ साथ क्षेत्रीय भाषा का भी उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान में, क्या यहाँ पे एक और रिवीजन करने का, झारखंड का भी रिवीजन कर दी। इसके बाद हम कर देते हैं झारखंड का भी, कि झारखंड में कौन कौन सी क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है। झारखंड में हिंदी, उर्दू, नागपुरी, संथाली, कुरुमाली, हो, खड़िया, अंगिका, मगही, भोजपुरी, उर्दू, खोरठा, ये यहाँ का क्षेत्रीय भाषा के रूप में बोला जाता है। अब यहाँ पे ये तो संवैधानिक प्रावधान का बात हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे फोकस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में। अब किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार हमसे पूछ सकते हैं कि सर क्या हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है। उसके बाद जब हम बात करते हैं एक जो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का जो टॉपिक है, कॉलोनियल डिबेट्स ऑन स्कूल लैंग्वेज पॉलिसीज। जैसे कॉलोनियल डिबेट्स, पहले आप कॉलोनियल शब्द को समझिए कि कॉलोनियल शब्द है क्या। जैसे एक शब्द भी आपको बहुत फेमस कंपेयर हम कराते हैं कॉलोनियल से। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं, आज हम मोहल्ला को कॉलोनी का नाम देते हैं। जैसे कोई नया अगर कि शहर में डेवलप किया जाता है तो ये कॉलोनी हो गया, ये कॉलोनी हो गया। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा कॉलोनियल का, क्योंकि ये जो शब्द आया है कॉलोनियल, औपनिवेशिक, चूंकि सबसे पहले आप देखेंगे ये ज़्यादातर जैसे फैक्ट्री वगैरह जहाँ पे ज़्यादा उद्योग धंधे रहते हैं वहाँ पे कॉलोनी ज़्यादा डेवलप होते हैं।
क्यों डेवलप होते हैं, क्या कारण है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा कॉलोनियल डिबेट्स के बारे में। हम लोग चूँकि कॉलोनियल डिबेट्स पे क्लास में भी बहुत फोकस किए हैं कि कॉलोनियल डिबेट्स है क्या, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको और डिफाइन करेंगे कि कॉलोनियल डिबेट्स है क्या। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या समझना है कि कॉलोनियल है क्या। चूँकि आप देखेंगे द ईस्ट इंडिया कंपनी, चूँकि भारत में 1600 ईस्वी के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी आया था और उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या था, उद्योग धंधे या निवेश करना। निवेश करते करते एक ये भी उसका कंसेप्ट हो गया कि निवेश के आगे हम थोड़ा सा अप जोड़ दें, औपनिवेशिक, मतलब अगर कि हम कुछ चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरा शासन प्रशासन या व्यवस्था भी मेरा होना चाहिए। उसी को हम कॉलोनी का नाम आजकल देते हैं, औपनिवेशिक। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं औपनिवेशिक, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई थी, तो उस समय पूरे भारत में मुगलों का राज चल रहा था। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और धीरे धीरे आप देखेंगे कि 1600 से आप 1857 तक तो पूरे निवेश को औपनिवेशिक रूप में लाके खड़ा कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब पहले निवेश किया, उसके बाद आपको औपनिवेशिक बना लिया, उसको हम औपनिवेशिक कह सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे चूंकि वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिशियन या सेफ्टी जो उसका एक था, लेकिन हम यहाँ पे आप कहीं भी जाते हैं, जैसे एक चीज आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझिएगा, कॉलोनियल डिबेट्स में अगर कि आप यहाँ से कहीं भी जा रहे हैं किसी दूसरे जगह पे, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए आप 2-3 चीज को अपना वहां डेवलप करने का कोशिश करते हैं। नंबर फर्स्ट, प्रशासनिक व्यवस्था आपके हाथों में आ जाए, सुरक्षा सेफ्टी वहाँ के लोगों को आपके हाथों में आ जाए, वहाँ के कल्चर, सोसाइटी, या फिर बात कर सकते हैं कल्चर, सोसाइटी वो आपके अंडर में हो जाए, और धीरे धीरे आप उसको लैंग्वेज भी उसका आपका इफेक्ट उसके ऊपर आ जाए। अब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई, अपने साथ कुछ लोगों को लेके आया, और चूंकि कंपनी यहाँ थी तो यहाँ के लोगों को भी रोजगार देना था उनको, तो वहाँ पे वो क्या किए, ऐसा स्किल डेवलप किए कि आप उनके लैंग्वेज को जाने। आपका लैंग्वेज खराब है, आप हिंदी जान रहे हैं तो आप ठीक नहीं जान रहे हैं, आप उनके लैंग्वेज को जाने और उनकी बातों को समझें, और वो जो कह रहे हैं उनके बातों को आप या उनकी संस्कृति सभ्यता का धीरे धीरे आप देखेंगे कि कह सकते हैं कि खंडन करते जाते हैं और अपने वर्चस्व करते रहते हैं। जैसे अगर कि आप बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत आया भारत जब, और उधर से आक्रमण हुआ, तो क्या भारत की सभ्यता को अच्छा बताया गया कि उनके सभ्यता को अच्छा बताया गया? मुगल शासन काल आया, मुगल की सभ्यता को अच्छा बताया गया कि या भारत की सभ्यता को अच्छा, या इनकी बढ़ावा देने का बात हुआ? जैसे आप अंग्रेज का जब ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बात करते हैं तो लगभग 1600 से 1947 ईस्वी, लगभग आप जोड़ लीजिए 350 साल। तो यहाँ पे जब डेवलप कर, ठीक है, वो तो आप यहाँ रहेंगे धीरे धीरे वो डेवलप होता है, लेकिन जब बात आती है तो अपने संस्कृति सभ्यता को आप ज्यादा फोकस करते हैं, अपनी संस्कृति सभ्यता को ज्यादा फोकस करते हैं, तब आप जाके वहां पे अपना औपनिवेशिक पॉलिसी या कॉलोनियल पॉलिसी आप चला सकते हैं। तो वही कंडीशन ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 ईस्वी में आया तो धीरे धीरे औपनिवेशिक पॉलिसी अपनाई,
और आज उसी औपनिवेशिक पॉलिसी के आप मैकाले पत्ती में जो पढ़ते हैं, मैकाले पत्ती का जो एजुकेशन सिस्टम है वही औपनिवेशिक नीति का एक उदाहरण है। तो सबसे पहले औपनिवेशिक नीति में अब हम बात यहाँ से, चूँकि हम कॉलोनियल को समझाने के लिए चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी का एग्जाम्पल लिए, लेकिन आप कॉलोनियल डिबेट्स को समझना है तो कॉलोनियल डिबेट्स को भारत के एजुकेशन सिस्टम से समझें कि भारत का एजुकेशन सिस्टम कैसे चला, इतने अच्छे आ गया। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, क्या आज हम जो क्लास या आज जो भी एजुकेशन का सिस्टम देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या टीचर, स्कूल, कॉलेज, पब्लिक स्कूल, जो भी चीज़ है, इसको यहाँ तक पहुँचने में कितने डिबेट्स हुए होंगे कि हम लोग इस कंडीशन में आ खड़े हैं। लैंग्वेज पॉलिसीज स्कूल के लिए कितने बने जो कि हम इस कंडीशन में आके खड़े हैं। तो सबसे पहले अगर कि आप सभ्यता का बात करते हैं और लैंग्वेज का बात करते हैं, भाषा, सभ्यता और भाषा, संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति और भाषा, तीन चीज को जब हम देखते हैं तो अगर कि आप सभ्यता में जब बात करते हैं तो हमको, आप सभी जानते हैं कि सबसे पुरानी सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता। लगभग एनसीईआरटी में दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास लगभग आज के 5000 वर्ष पहले था। तो वहां पे जैसे हम बात करते हैं, जहां तक लिखित हमारे पास कोई रिकॉर्ड है, जैसे आप एजुकेशन सिस्टम में वैदिक कालीन शिक्षा से आप स्टार्ट कीजिए। वैदिक कालीन शिक्षा, वहां पे किस लैंग्वेज के रूप में आचार्य अपने शिष्य को या टीचर अपने स्टूडेंट को शिक्षा देते थे, किस लैंग्वेज में देते होंगे। उसी तरह से वैदिक कालीन से अब आगे बढ़ेंगे, जैनी शिक्षा, बौद्ध शिक्षा के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, जैनी शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, उसके बाद अब आप आगे बढ़ेंगे तो जो छोटे छोटे राज्य थे वो अपने घर के लिए घर में ही शिक्षा का व्यवस्था करते थे, जिसको राजपूताना राज्य भी हम कह सकते हैं। उसके बाद आप आए तो दिल्ली सल्तनत, अरब वगैरह का आक्रमण हुआ, उसके बाद दिल्ली सल्तनत लगभग 400 से 500 साल तक। उसके बाद मुगल काल 1526 से लगभग 1857 ईस्वी तक। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में यहाँ पे दो तरह से समझिएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जैसे हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 1857 को क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि 1857 तक कहीं ना कहीं मुगल काल का वर्चस्व था, उसके बाद अंग्रेजों का वर्चस्व आ गया, तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप का बात करते हैं। उसके बाद 1947 से 2020 या 21 तक का भी बात आप कर सकते हैं। 2020 तक जो नई शिक्षा नीति, अभी आपको बताया भी गया है कि नई शिक्षा नीति में डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है जिसमें उनको लैंग्वेज पॉलिसीज के बारे में भी, वो भी कॉलोनियल डिबेट से ही सजेशन देंगे। तो यहाँ पे उसके बाद हम बात करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा। वहां पे किस भाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी? वैदिक कालीन शिक्षा, चूंकि शिक्षा तो दी जाती थी। एक आरोप ये भी लगता है कि वैदिक कालीन में कुछ विशेष वर्गों को शिक्षा दी जाती थी, लेकिन शिक्षा दी जाती थी तो किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी?
किस भाषा में शिक्षा दी जा रही थी। तो हम जैसा आप देखेंगे कि वैदिक कालीन का जो प्रश्न उत्तर संवाद होता था, तो वो जो भाषा होती थी वो संस्कृत भाषा होती थी। वो भाषा संस्कृत भाषा के माध्यम से आपस में लोग संवाद करते थे, और वो उस संवाद को हम प्रश्न उत्तर संवाद भी कह सकते हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उस काल की भाषा बदलती गई। अब जैसे वैदिक कालीन हो गया, वैदिक कालीन में एक ऐसा कमी इतिहासकारों ने बताया है कि क्योंकि सभी लोग के लिए शिक्षा सुलभ नहीं था, तो उसके बाद आप देखेंगे जैन शिक्षा, जैन धर्म के माध्यम से लोग शिक्षित करने का प्रयास हो, सबके लिए शिक्षा का व्यवस्था किया गया। लेकिन वहां भी उनकी एक भाषा थी जिसको हम प्राकृतिक भाषा के रूप में कह सकते हैं, प्राकृतिक अपभ्रंश भाषा के रूप में। उसी तरह से जब बौद्ध शिक्षा दर्शन की बात आती है, तब बौद्ध शिक्षा दर्शन का जब बात आती है तो वहां पे आप देखेंगे कि पाली भाषा का प्रयोग किया गया है या यूज किया गया है, कि जो शिक्षा दी जाती थी वो पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी। आप आगे आ पाते हैं, दिल्ली सल्तनत वगैरह का जब बात करते हैं तो वहाँ पे देखेंगे कि चूंकि उर्दू, अरबी, फारसी का ज़्यादा प्रभाव था, घर में लोग शिक्षा का प्रयोग करते थे। उसके बाद अब जब मुगल काल का बात आता है, मुगल काल में अरबी फारसी भाषा होता था शिक्षा का। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज अब यहाँ के लोगों को किस भाषा में शिक्षा दें, क्योंकि उनको कॉलोनियल पॉलिसी के तहत साफ डायरेक्शन मिला हुआ था। कॉलोनियल पॉलिसी के तहत उनको साफ डायरेक्शन मिला हुआ था कि आप अगर कि भारत में जा रहे हैं, आप अपनी पॉलिसी के माध्यम से वहां के लोगों पे शासन स्थापित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप वहां जाएं और उनके भाषाओं को अगर कि आप सर्वश्रेष्ठ करने का कोशिश करेंगे तो आप भारत पे अधिक दिन तक शासन नहीं कर सकते हैं। इसी नीति के तहत आपका कॉलोनियल पॉलिसी के तहत लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो शिक्षा पत्ती आई, जो फोकस बनाया गया, एक मैकाले पत्ती में ये कहा गया था कि हम ऐसे नागरिक का निर्माण करना चाहते हैं कि वो जो देखने में काले कलुटे हों, लेकिन मानसिक तौर पे वो अंग्रेज के जैसे सोचे। तो ये आप कॉलोनियल डिबेट्स के माध्यम से ही वो ऐसा पॉलिसी बनाए और स्कूलों में उसको फॉलो कराए कि उस लैंग्वेज पॉलिसी को कैसे फॉलो कराया जाए। उसके बाद जब बात आती है 1947 के बाद, तो भारत में जितने भी आयोग, जैसे बात हम करते हैं राधा कृष्णन आयोग, या फिर कह सकते हैं मुदालियर आयोग, उसके बाद मुदालियर आयोग के बाद आप कह सकते हैं ये कोठारी कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति, या फिर अभी जो नई शिक्षा नीति आ रही है। तो ये सारे आयोगों के माध्यम से सरकार को सुझाव देने का प्रयास किया गया कि स्कूल में कौन सी भाषा में बच्चे को शिक्षा दी जाए, स्कूल में बच्चों को कौन सी भाषा में शिक्षा दी जाए। आज के तौर पे अगर क्या हम देखेंगे तो 3 लैंग्वेज फार्मूला कॉन्सेप्ट कम से कम कोठारी कमीशन का जो रिकमेंडेशन था, या फिर जो मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में रिकमेंडेशन 60 में किया गया था कि आप एक ऐसे पॉलिसी का निर्माण करें जिसमें
3 लैंग्वेज फार्मूला का कॉन्सेप्ट आए, जैसे एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो, एक 3 लैंग्वेज फार्मूला हो, एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो, एक रीजनल लैंग्वेज हो और एक कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज हो। तो ये आपका कमेटी का रिकमेंडेशन है। अब हम इसमें किसी को अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कॉन्टेक्ट करें, हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। चूँकि कोविड-19 के तहत हम लोग अभी ऑनलाइन क्लास का एक प्रयास कर रहे हैं, यूजीसी के या एनसीटी के जो माध्यम से स्टूडेंट के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। आपको किसी भी तरह का कोई अगर की दिक्कत है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लॉकडाउन का है इसको आप छुट्टी के तौर पे नहीं, कम से कम इसका कुछ यूटिलाइज कीजिए और अपना जो वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश कीजिए। आपके पास समय भी है। और बाकी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या फिर आप देखेंगे कॉलोनियल डिबेट्स, इस पे अगर कि कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और स्वस्थ रहें, घर पे रहें, ऐसे घर से बाहर कम निकले, जब आवश्यकता पड़े तो बाहर निकलें और घर पे ही रहें। और इसमें हम धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से, और एक चीज़ आप देखिएगा, ऐसा हर एक वीडियो को आप सीक्वेंस में देखिएगा। अगर कि बीच से देखेंगे तो फिर आपको समझ थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सीक्वेंस के माध्यम से जब हम देखते हैं, जैसे हम इससे पहले जो वीडियो हम अपलोड किए हैं उसमें आप देखेंगे कि 3 लैंग्वेज फार्मूला का पूरा कंसेप्ट आपको दिया गया है। 3 लैंग्वेज फार्मूला का मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, सारा चीज़ आपको उसमें बताया गया। तीनों वीडियो में आप देखेंगे। उसी तरह से अभी आपको हो सकता कल आपको 3 वीडियो मिले तो इसमें भी आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और कॉलोनियल डिबेट्स को थोड़ा सा बताया गया है। तो वहाँ पे आप जब कंपेयर करेंगे, और एजुकेशन सिस्टम, देखिए लैंग्वेज पॉलिसी को समझने के लिए, अगर कि हम किसी का लैंग्वेज पॉलिसी को समझना है तो सबसे पहले तो हमको एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी को समझना होगा या एजुकेशन सिस्टम को समझना होगा कि एजुकेशन सिस्टम कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा। और वहाँ पे जब ये बात आप समझेंगे तब जाके आपको क्लियर होगा कि एजुकेशन सिस्टम कैसे लैंग्वेज के माध्यम से भी आगे बढ़ा है। और इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।